बारिश की भारी बूंदें दिल्ली की सड़ी सड़कों को बेदर्दी से पीट रही थीं। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। नंदिनी के हाथों में एक छोटा सा पैकेट था, जिसमें उसने अपने हाथों से आर्यन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई थी। उसकी धड़कनें किसी तेज ड्रम की तरह बज रही थीं। वह बस आर्यन के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती थी, जिसका उसने महीनों से इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही आर्यन के फ्लैट का दरवाजा खुला, नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर आर्यन नहीं, बल्कि कोई और खड़ीदिया हाथ था। वो इंसान जिसने आर्यन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नंदिनी के हाथों से मिठाई का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया और बारिश के पानी में उसके सपनों की तरह बहने लगा। आज की कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, बल्कि उस आग की है जो एक टूटे हुए इंसान को राख से दोबारा खददीहे कर देती है। आ, वह चाहती थी कि एक दिन दुनिया उसके हाथों के स्वाद की दीवानी हो, लेकिन उसकी मां सावित्री एक बेहद सख्त और रुतबे वाली महिला थी। उनका मानना था कि खाना बनाना कोई पेशा नहीं है। सावित्री की जिद के आगे नंदिनी को झुकना पड़ता और उसने क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू कर दी। अपनी इच्छाओं को मारते मारते नंदिनी ने खुद को खाने में डुबो दिया। तनाव और अकेलेपन के कारण उसका वजन 95 किलो तक पहुंच गया। लोगों के ताने और आईने में खुद की बदलती सूरत ने उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। फिर उसकी जिंदगी में कबीर आया, एक जिम ट्रेनर जिसने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसका वजन कम करवाने के बहाने उसे धोखा दिया। जब नंदिनी ने कबीर को रिया नाम की एक लड़ आचकी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फिर से खुद को दुनिया से काट लिया और उसी अंधेरे में एक डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन, जो एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर पर था। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी से हारे हुए थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बीच खददहा, वो सदियों पुराना बरगद का पेड़ आज। उस पेड़ाच के नीचे एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी होती थी, जिस पर बैठकर उसकी दादी, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहते थे, सुबह सुबह चूल्हा जलाती थीं। चूल्हे से उठने वाला वो नीला धुआं और उसमें घुलती ताजे पिसे हुए मसालों की खुशबू नंदिनी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। अम्मा के हाथों की बनी खस्ता कचौधियां और गुद की चाय का स्वाद ऐसा था जो दुनिया के किसी भी बधे रेस्तरां में नहीं मिल सकता था। नंदिनी घंटों वहीं बैठी रहती, अम्मा के हाथों को सब्जी काटते, आटा गूंथते और मसालों को मिलाते हुए देखती। उस छोटी सी उम्र में ही उसने तय कर लिया था कि वह भी अम्मा की तरह एक बेहतरीन बावर्ची बनेगी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, अम्मा इस दुनिया से चली गई और हवेली बिक गई। नंदिनी की माँ सावित्री, जो शहर के एक बड़े स्कूल में प्रिंसिपल थीं, उन्होंने नंदिनी के इस सपने को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि बावर्ची बनना कोई सम्मानजनक पेशा नहीं है। सावित्री की सख्ती के आगे नंदिनी के सपने उसी हवेली के मलबे के साथ हमेशा के लिए दफन हो गए। नहीं लगता था। हॉस्टल के छोटे से कमरे की खिड़की से वह बाहर की दुनिया को देखती और एक गहरी उदासी उसे घेर लेती। अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए नंदिनी ने एक नया रास्ता खोज लिया था, और वह था खाना। जब भी वह तनाव में होती, वह खुद को किचन में बंद कर लेती और अपनी रूममेट्स के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि पूरा हॉस्टल उसकी तारीफ करता था। लेकिन जब सब सो जाते, तो नंदिनी रात के सन्नाटे में खुद अकेले बैठकर खाती। ये उसका अकेलापन दूर करने का एक तरीका बन गया था। बाजार से लाए हुए समोसे, मिठाइयां और चॉकलेट्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब यह आदत एक बीमारी में बदल गई। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। जो नंदिनी कभी फुर्तीली हुआ करती थी, अब उसे सीढ़ियां चढ़ने में भी सांस फूलने लगी थी। आईना अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। जब उसने अपना वजन तौला, तो सुई 95 किलो पर जाकर रुक गई। यह देखकर वह अंदर तक सिहर उठी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी उदासी को अपने भारी शरीर के पीछे छिपा लिया। उसे अपने क्लिनिक बुलाया
और ढेर सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स देखने के बाद मौसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा था कि अगर तुमने अभी अपना वजन कम नहीं किया तो आगे चलकर तुम्हें थायराइड और पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारियां घेर लेंगी। मौसी की हिदायतों ने नंदिनी को डरा तो दिया, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह सब कुछ बदल सके। इसी बीच उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया उसके हॉस्टल में रहने वाली एक लाडियो डचकी की बहन थी, जो देखने में किसी मॉडल जैसी लगती थी। रिया ने नंदिनी को विदेशी वजन घटाने वाले शेक और सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। उसने इतनी मीठी मीठी बातें की कि नंदिनी को लगा जैसे यही उसकी सारी समस्याओं का हल है। नंदिनी ने अपनी पॉकेट मनी और ट्यूशन के सारे पैसे उन महंगे सप्लीमेंट्स पर खर्च कर दिए। उसने खाना छोड़ दिया और बस वही पाउडर पीने लगी। चमत्कारिक रूप से उसका वजन तेजी से गिरने लगा। कुछ ही महीनों में वह 95 से 70 किलो पर आ गई। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। पहली बार नंदिनी को अपने अंदर एक झूठा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उसे लगा कि अब वह दुनिया जीत सकती है। आलिया। वहां उसकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर उस जिम का सबसे मशहूर और हैंडसम ट्रेनर था। उसकी गठीली बॉडी, बात करने का आकर्षक अंदाज और हमेशा चेहरे पर रहने वाली वो हल्की सी मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। कबीर ने नंदिनी को खास तवज्जो देना शुरू कर दिया। वह उसकी डाइट का ख्याल रखता, उसके साथ एक्स्ट्रा वर्कआउट करता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। नंदिनी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़ाडचके का प्यार नहीं पाया था, कबीर की इन मीठी बातों में पूरी तरह उलझ गई। उसे लगने लगा कि कबीर उसे प्यार करता है। कबीर के साथ बिताया हर लम्हा उसे किसी सपने जैसा लगता था। वह हवाओं में उड़ दिखने लगी थी। कबीर ने भी उसे महसूस कराया कि वह उसके लिए कितनी खास है। नंदिनी ने अपने दिल के सारे दरवाजे कबीर के लिए खोल दिए थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, यहां तक कि मौसी से झूठ बोलकर मांगे हुए पैसे भी कबीर पर लुटाने शुरू कर दिए। कबीर उसे महंगे कैफे में ले जाता और बिल हमेशा नंदिनी भरती। लेकिन प्यार में अंधी नंदिनी को यह सब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बारिश की शाम थी। नंदिनी कबीर को सरप्राइज देने के लिए समय से पहले जिम पहुंच गई। जिम का मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। जैसे ही नंदिनी ने अंदर कदम रखा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह दबे पांव मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ी। कांच के पार जो नजारा उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कबीर और रिया एक दूसरे की बाहों में थे और जोर जोर से हंस रहे थे। रिया कह रही थी कि तुमने उस मोटी नंदिनी को क्या खूब बेवकूफ बनाया है। उसका सारा पैसा तुमने मुझसे सप्लीमेंट्स खरीदने में लगवा दिया। कबीर हंसते हुए कह रहा था कि वो तो बस मेरा एक मोहरा थी। यह सुनकर नंदिनी का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर गई और बिना कुछ सोचे समझे कबीर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ डोल दिया। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, नंदिनी वहां से भाग खदी हुई। वह बारिश में रोती हुई सड़कों पर भटकती रही। उसका दिल, उसका विश्वास और उसकी इज्जत, सब कुछ आज उस जिम के फर्श पर चकनाचूर हो गया था। फिटनेस को लेकर पागल थी। अब वह फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आई थी। खाना ही अब उसका एकमात्र सहारा था। दुख, गुस्सा और अकेलेपन को मिटाने के लिए वह फिर से बेतहाशा खाने लगी। पिज्जा, बर्गर और रात के अंधेरे में ढेर सारी चॉकलेट्स। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसका वजन फिर से 95 किलो पहुंच गया। अब वह पहले से भी ज्यादा भद्दी और थकी हुई महसूस करने लगी थी। आईना देखना तो दूर, वह लोगों से नजरें मिलाने से भी कतराने लगी थी। मौसी मीरा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने खुद को अपने खोल में समेट लिया था। वह एक एनजीओ में बाल मनोवैज्ञानिक के तौर पर काम करने लगी थी। बच्चों के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे उसे उसके रूप रंग के लिए जज नहीं करते थे। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वह बहुत अकेली है। एक दिन अपनी एक सहकर्मी के कहने पर, न चाहते हुए भी उसने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया।
उसने अपनी कुछ पुरानी और थोड़ी एडिट की हुई तस्वीरें प्रोफाइल पर लगा दी, बस ये देखने के लिए कि क्या अब भी कोई उसमें दिलचस्पी ले सकता है। अचानक एक दिन उसकी नजर एक तस्वीर पर आकर रुक गई। उस लड़के का नाम आर्यन था। तस्वीर में वह एक पहाड़दाज की चोटी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और उसकी आंखें बहुत गहरी लग रही थीं। नंदिनी ने झिझकते हुए राइट स्वाइप कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर मैच का नोटिफिकेशन आ गया। नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्यन ने खुद ही पहला मैसेज भेजा। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे रातों की नींद चुराने लगा। आर्यन दूसरे लाडेचकों की तरह सतही बातें नहीं करता था। वह किताबों, संगीत, प्रकृति और जिंदगी के गहरे फलसफों पर बात करता था। नंदिनी को लगने लगा था कि आर्यन उसके दिमाग को समझता है, उसके शरीर को नहीं। हफ्तों की इस डिजिटल बातचीत ने नंदिनी के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। आर्यन को नहीं पता था कि नंदिनी अब वैसी नहीं दिखती जैसी तस्वीरों में है। जब आर्यन ने उसे कॉफी पर मिलने के लिए कहा, तो नंदिनी ने घबराहट में पहले तो मना कर दिया, लेकिन आर्यन के बार बार कहने पर वह दिल्ली के लोधी गार्डन में मिलने के लिए राजी हो गई। पक रही थी। उसने अपना सबसे अच्छा लाल रंग का सूट पहना था, जो उसके बढ़े हुए वजन को थोड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह घबराहट के मारे बार बार अपने होंठ चबा रही थी। उसे डर था कि आर्यन उसे देखकर कहीं मुंह न मोड़ डाले। आर्यन ने उसे फाउंटेन के पास इंतजार करने को कहा था। जैसे ही नंदिनी वहां पहुंची, उसने देखा कि फाउंटेन के पास कोई नहीं खड़े रहा है। बस एक कोने में एक लड़का व्हील चेयर पर बैठा है, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। नंदिनी ने सोचा, शायद आर्यन को आने में देर हो गई है। उसने अपना फोन निकाला और आर्यन को कॉल किया। उसी वक्त उस व्हीलचेयर वाले लाडचके की जेब में फोन बजा। लड़के ने मुद्दा कर देखा। दोनों की नजरें मिली। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आर्यन ही था। आर्यन ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे अपना नाम बताया। नंदिनी सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने आर्यन से झूठ बोला था अपने वजन के बारे में, लेकिन आर्यन ने तो अपनी पूरी जिंदगी का सच ही छिपा लिया था। दोनों के बीच एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ फाउंटेन के पानी की आवाज ही तो डाच रही थी। नहीं हो पाएगा। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा कि गलती तो उसकी भी है। उसने भी अपनी असली तस्वीरें नहीं लगाई थीं। ये सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो नंदिनी। इस एक वाक्य ने नंदिनी के दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। दोनों पास ही के एक ओपन एयर कैफे में चले गए। वहां बैठकर आर्यन ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पन्ना खोला। उसने बताया कि कैसे 1 साल पहले वह और उसकी मंगेतर स्नेहा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे। कार स्नेहा चला रही थी और वह नशे में थी। कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। स्नेहा को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन आर्यन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब पुलिस आई, तो स्नेहा ने सारा इल्जाम आर्यन पर डाल दिया और आर्यन ने अपने प्यार की खातिर चुपचाप वह इल्जाम अपने सिर ले लिया। एक्सीडेंट के बाद स्नेहा ने उसे हमेशा के लिए छोड़ डीडीएच दिया और किसी अमीर एनआरआई से शादी करके विदेश चली गई। आर्यन की कहानी सुनकर नंदिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे आर्यन में अपना ही अक्स नजर आ रहा था, जिसे प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा मिला था। आर्यन ने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए एक बहुत ही अजीब सी गुजारिश की। उसने नंदिनी को बताया कि उसके माता पिता, जो मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें आज तक नहीं पता कि स्नेहा उसे छोड़ एच चुकी है। आर्यन को डर था कि अगर उसके पिता को सच पता चला, तो वह स्नेहा को बर्बाद कर देंगे, और आर्यन वह नहीं चाहता था। उसके माता पिता अगले हफ्ते उससे मिलने दिल्ली आ रहे थे और आर्यन चाहता था कि नंदिनी कुछ दिनों के लिए स्नेहा बनकर उनके सामने नाटक करे। यह सुनकर नंदिनी बुरी तरह चौंक गई। मैं और तुम्हारी एक्स मंगेतर, तुम पागल हो गए हो? नंदिनी ने गुस्से में कहा, लेकिन आर्यन ने उसके सामने हाथ जोड़ दाह दिए। उसकी आंखों में ऐसी लाचारी थी जिसे देखकर नंदिनी पिघल गई।
एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते वह समझ रही थी कि आर्यन अभी भी एक गहरे सदमे में है और उसे सहारे की जरूरत है। और कहीं ना कहीं नंदिनी को आर्यन से एक अजीब सी सहानुभूति हो गई थी। वह उस लाडी अचके की मदद करना चाहती थी जिसने प्यार में अपना सब कुछ लुटा दिया था। काफी देर सोचने के बाद नंदिनी ने हामी भर दी। उसने तय किया कि वह सिर्फ एक दोस्त के नाते आर्यन की मदद करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला था। इन आर्यन के शानदार पेंट हाउस में पहुंची। यह घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन अंदर एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई हुई थी। घर की देखभाल के लिए आर्यन के माता पिता ने एक बहुत ही सख्त केयर टेकर मिसेस डिसूजा को रखा हुआ था। मिसेस डिसूजा ने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक घूरा। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें नंदिनी का वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्यन अपने कमरे से व्हीलचेयर पर बाहर आया। उसने नंदिनी को देखकर एक राहत की सांस ली। आर्यन ने उसे अपने माता पिता की आदतों, स्नेह के स्वभाव और उन तमाम झूठों के बारे में बताया जो उन्हें उनके सामने बोलने थे। नंदिनी ध्यान से सब सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस विशाल और चमचमाते हुए किचन की तरफ जा रहा था जो बिल्कुल अछूता लग रहा था। आर्यन ने बताया कि वह बाहर से ही खाना मंगवाता है। यह सुनकर नंदिनी से रहा नहीं गया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और सीधे किचन में घुस गई। आर्यन उसे हैरानी से देखता रह गया। नंदिनी ने तय किया कि आज वह आर्यन को अपने हाथों का स्वाद चखाएगी, वो स्वाद जो उसने अपनी दादी से सीखा था। किचन में जाते ही नंदिनी के अंदर की वो पुरानी बावर्ची जाग उठी। उसने फ्रिज में पड़ी दिए गिने चुने सामान से ही कुछ बेहतरीन बनाने का फैसला किया। उसने आटा गूंथा, आलू उबाले और मसालों का ऐसा तड़ी ऐचका लगाया कि उसकी महक पूरे पेंट हाउस में फैल गई। मिसेस डिसूजा भी किचन के दरवाजे पर आकर हैरानी से देखने लगी। नंदिनी ने गर्मा गर्म फूली हुई पोटियां और तीखी आलू की सब्जी बनाई। जब उसने वह थाली आर्यन के सामने डाइनिंग टेबल पर रखी तो आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कई महीनों से घर का बना खाना नहीं खाया था। जैसे ही आर्यन ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह यह तो अद्भुत है नंदिनी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, आर्यन ने भावुक होते हुए कहा। नंदिनी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे बरसों बाद किसी को अपने हाथों का खाना खिलाकर इतनी खुशी मिल रही थी। उस दिन दोपहर के खाने पर दोनों ने बहुत बातें की। आर्यन ने अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और नंदिनी ने अपनी दादी की हवेली के किस्से सुनाए। दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब शाम ढल गई। उस खाली और उदास घर में जैसे अचानक से कोई नई जान आ गई थी। न कि व्हीलचेयर को धक्का देते हुए पार्क के पक्के रास्ते पर चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों बहुत ही सहज महसूस कर रहे थे। तभी अचानक हवा में एक बहुत ही तेज और जानी पहचानी परफ्यूम की महक आई। आर्यन का शरीर अचानक से अकद्दियच गया। नंदिनी ने सामने देखा तो एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक कपड़ों में सजी लदक की एक अधेदा तुम्र के अमीर आदमी के साथ बाहों में बाहें डाले चली आ रही थी। वह स्नेहा थी। स्नेहा की नजर जैसे ही आर्यन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उदिह गया। वह घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने अपने पति से कहा कि उसे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, और वे दोनों तेजी से वहां से चले गए। आर्यन की सांसें भारी हो गई थीं। उसकी आंखें उस रास्ते को घूर रही थीं जहां से स्नेहा गई थी। नंदिनी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उसने देखा कि आर्यन के चेहरे पर एक असीम पिद्धा थी। वह लड़का जिसने इस लड़की के लिए अपनी टांगे गंवा दी, वह उससे किसी और के साथ देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। नंदिनी को स्नेहा पर बेतहाशा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और चुपचाप आर्यन को वापस घर ले आई। 2 दिन बाद वह पल आ ही गया जिसका आर्यन को डर था। सुबह सुबह डोरबेल बजी और दरवाजे पर आर्यन के माता पिता मिस्टर राजेश और मिसेस नीता सिंघानिया खड़ी दीधे थे। दोनों के चेहरे पर एक शाही रौब था।
नंदिनी ने घबराहट में अपने कपतीदे ठीक किए और दरवाजा खोला। नीता जी ने नंदिनी को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ीच लीं। आर्यन ने घबराते हुए कहा, मॉम, डैड, ये स्नेहा है। नीता जी ने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, आर्यन, तुमने तो बताया था कि स्नेहा बहुत पतली और लंबी है। ये तो। उनका वाक्य अधूरा ही रह गया। नंदिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आर्यन ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा कि स्टेरॉयड और दवाइयों की वजह से स्नेहा का वजन 12 गया है। राजेश जी ने गहरी सांस ली और अंदर आ गए। पूरा दिन एक भयानक तनाव के बीच गुजरा। नंदिनी को स्नेहा की तरह बर्ताव करना था, जो उसे बिल्कुल नहीं आता था। नीता जी हर बात पर ताने मार रही थीं। शाम को नंदिनी ने तय किया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। उसने सिंघानिया परिवार के लिए शाही पनीर, दाल मखनी और लच्छा पराठा बनाया। खाने की खुशबू से पूरे घर का माहौल बदल गया। जब नीता और राजेश जी ने खाना खाया, तो उनकी उंगलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। खाने की मेज पर पहली बार नीता जी के चेहरे पर मुस्कान आई। खाने के बाद माहौल काफी हल्का हो गया था। राजेश जी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आर्यन सही कहता था कि तुम उसका बहुत ख्याल रखती हो। नंदिनी ने नजरें झुकाकर सिर्फ शुक्रिया कहा। तभी नीता जी ने अचानक पूछा, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? आर्यन की हालत अब पहले से बेहतर है। हमें अब और इंतजार नहीं करना। यह सवाल किसी बम की तरह गिरा। आर्यन और नंदिनी दोनों की सांसें अटक गईं। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, मॉम, अभी कुछ तय नहीं किया है। लेकिन नीता जी इस जिद पर अड़े-डडीएच गई। स्थिति को संभालने के लिए नंदिनी ने झूठ बोल दिया, आंटी, हमने सोचा है कि अगले महीने हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यह सुनकर आर्यन के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने नंदिनी को गले लगा लिया और उसे अपनी खानदानी सोने की चूड़ियां पहना दी। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। वह एक बहुत बड़े झूठ के जाल में फंसती जा रही थी। अगले दिन जब आर्यन के माता पिता वापस मुंबई गए, तो आर्यन ने नंदिनी का हाथ पकड़ दाचकर रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन नंदिनी के दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वह सिर्फ एक नाटक कर रही थी, लेकिन आर्यन के छुअन से उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती थी। क्या वह आर्यन से प्यार करने लगी थी? यन के घर जाती, वह उसके लिए खाना बनाती, उसके साथ टीवी देखती और उसे किताबें पीआरएच कर सुनाती। इन सब के बीच नंदिनी ने महसूस किया कि आर्यन की रीढ़ की हड्डी में कोई हलचल तो नहीं है, लेकिन अगर सही इलाज मिले तो चमत्कार हो सकता है। अपनी मौसी की मदद से नंदिनी ने दिल्ली के सबसे मशहूर न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अय्यर का पता लगाया। आर्यन पहले तो इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि अब वह कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन नंदिनी ने उसे कसम दी। उसने आर्यन से कहा, तुम उस लाडी डीडीएचकी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें अपने लिए लाडी डीचना होगा। नंदिनी की आंखों में वो आग देखकर आर्यन को झुकना पड़ा। डॉक्टर अय्यर का इलाज बहुत दर्दनाक और थका देने वाला था। रोज घंटों की कसरत, दर्द से आर्यन की चीखें निकल जाती थीं। नंदिनी हमेशा उसके पास खदद ही रहती, उसका पसीना पोंछती, उसे हिम्मत देती। कई बार आर्यन हार मानकर रोने लगता, तो नंदिनी उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे शांत करती। इन मुश्किल घद्दियों ने दोनों के दिलों को एक अदृश्य धागे से बांध दिया था। इलाज के तीसरे महीने में वो चमत्कार हो गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक शाम, जब डॉक्टर अय्यर आर्यन को पैरेलल बार्स के बीच खड़ी दीदा करने की कोशिश कर रहे थे, आर्यन के पैरों में अचानक एक हल्की सी जान आई। उसने अपने कांपते हुए पैरों पर थोड़ा सा जोर डाला और वह खड़ा हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आर्यन धदम से वापस व्हीलचेयर पर गिरा, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने अपने हाथ फैलाए और नंदिनी दौड़कर उसके गले लग गई। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ दी एच लिया
और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। नंदिनी, मैं खद्दा हो गया। तुम्हारी वजह से। आर्यन फफक कर रो पड़ा। उस पल नंदिनी को एहसास हुआ कि उसकी दुनिया इसी इंसान की बाहों में सिमट गई है। वह आर्यन से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। आर्यन ने भी उस दिन नंदिनी को जिस तरह से छुआ था, उसमें सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी चाहत थी। दोनों की नजरें जब मिली, तो बिना कुछ कहे ही सारे जज्बात बयां हो गए। लेकिन दोनों में से किसी ने भी पहल करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं यह खूबसूरत रिश्ता किसी गलतफहमी का शिकार न हो जाए। आर्यन के पैरों में आई रिकवरी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। लेकिन तभी उनकी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए अतीत वापस लौट आया। एक दोपहर डोरबेल बजी। नंदिनी ने दरवाजा खोला तो सामने स्नेहा खदेदी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा था। स्नेहा ने नंदिनी को धक्का दिया और सीधे आर्यन के पास पहुंच गई। वह आर्यन के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसने बताया कि पुलिस ने एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खोल दी है और उसके पति को सच पता चल गया है, जिसने उसे घर से निकाल दिया है। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। स्नेहा गिद्ध-गिद्दहा रही थी। नंदिनी का खून खौल उठा। वह वहां से जाने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने जोर से चिल्लाकर स्नेहा को दूर धकेल दिया। बस करो स्नेहा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आर्यन की आवाज में एक गजब की सख्ती थी। तुमने मुझे मरने के लिए चौड़ादाज दिया था, और अब जब तुम मुसीबत में हो तो तुम्हें मेरी याद आ रही है। दफा हो जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। स्नेहा सन्न रह गई। उसने कभी आर्यन का यह रूप नहीं देखा था। आर्यन ने नंदिनी का हाथ पकड़ था और स्नेहा से कहा, मैं अब उस इंसान के साथ हूं जिसने मुझे जीना सिखाया है। निकल जाओ यहां से। स्नेहा रोते हुए बाहर भाग गई। आर्यन ने पलटकर नंदिनी की आंखों में देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह प्यार छलक रहा था। स्नेहा के जाने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। आर्यन ने नंदिनी का हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसने नंदिनी को अपनी ओर खींचा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझ जैसे टूटे हुए इंसान में क्या देखा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरी स्नेहा नहीं, बल्कि मेरी नंदिनी बनकर रहोगी? नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और आर्यन के सीने से लग गई। आर्यन ने उसके माथे को चूम लिया। उस शाम नंदिनी हवाओं में उड्डेडी एच रही थी। उसने तय किया कि आज रात वह आर्यन के लिए एक बहुत ही खास और रोमांटिक डिनर बनाएगी। वह खुशी खुशी ऑफिस से लौटी और बाजार से आर्यन की पसंद की सारी सब्जियां, वाइन और कुछ लाल गुलाब खरीदे। दिल्ली में उस शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन नंदिनी को वह बारिश भी एक संगीत की तरह लग रही थी। वह बारिश में भीगती हुई, मुस्कुराती हुई आर्यन के घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल में हजारों रंगीन सपने पल रहे थे। आज वह आर्यन को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद उनका यह मिलन मंजूर नहीं था। नंदिनी पूरी तरह से भीगी हुई आर्यन के फ्लैट के बाहर पहुंची। उसने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वह आर्यन को आवाज देने ही वाली थी कि तभी उसने बेडरूम का दरवाजा खुलते हुए देखा। जो नजारा उसके सामने था, उसने नंदिनी की रूह को छलनी कर दिया। बेडरूम से स्नेहा बाहर आ रही थी। उसने आर्यन का एक बढ़ा सा तौलिया लपेटा हुआ था। उसके बाल गीले थे और वह बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ फोन पर बात कर रही थी। स्नेहा ने जैसे ही नंदिनी को देखा, वह जोर से हंसी और बोली, ओह, तुम आ गई? आर्यन नहाने गया है। बेचारा बहुत थक गया था। तुम खाना बना लो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। नंदिनी के हाथ से सब्जियों का थैला और गुलाब के फूल फर्श पर गिर गए। कांच की बोतल के टूटने की आवाज से पूरे घर में सन्नाटा गूंज उठा। नंदिनी का दिमाग सुन्न पड़ी डीएच गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो।
आर्यन ने उसे फिर से धोखा दिया, वही धोखा जो उसे कबीर ने दिया था। बिना एक पल सोचे नंदिनी ने दरवाजा खोला, छोड़ा और वहां से पागलों की तरह भाग निकली। वह सीढ़ियों से गिरते पदधत्ते नीचे भागी और बारिश में सद्धाचकों पर पदहवास दौड़ती रही। उसका रो रो कर बुरा हाल था। छी और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा वजूद दर्द से कराह रहा था। अगले दिन उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपना फोन निकाला और आर्यन का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। आर्यन ने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की। मिसेस डिसूजा के फोन से भी कॉल आए, लेकिन नंदिनी ने किसी का जवाब नहीं दिया। अंत में उसने अपना फोन ही कूड़ेदान में फेंक दिया और एक नया नंबर ले लिया। वह आर्यन का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। डिप्रेशन ने उसे इस बार इतनी बुरी तरह जकड़ धा कि वह कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने अपनी एनजीओ की नौकरी भी छोड़ दी। वह फिर से अंधाधुंध खाने लगी थी। दिन रात बस रोना और खाना। करीब 3 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक सुबह जब वह उठी तो उसे अचानक बहुत तेज चक्कर आया और उल्टियां होने लगी। उसे लगा कि शायद खराब खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। लेकिन जब यह सिलसिला 3 दिन तक चला तो उसके मन में एक भयानक शक पैदा हुआ। उसने कांपते हाथों से बाजार से एक प्रेगनेंसी किट मंगवाई। जब उसने टेस्ट किया तो किट पर 2 लाल लकीरें चमक रही थीं। नंदिनी गर्भवती थी। अवनाओं को पैरों तले रौंद दिया था। भारतीय समाज में एक कुंवारी मां का जो अंजाम होता है, उसके ख्याल भर से ही नंदिनी कांप उठी। उसकी मां सावित्री अगर ये सुनती तो शायद उनकी जान ही निकल जाती। समाज के ताने, बदनामी और एक बच्चे की जिम्मेदारी नंदिनी को अपना भविष्य एक गहरे काले कुएं जैसा लग रहा था। उसने रोते हुए फैसला किया कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। वह चुपचाप अपनी मौसी मीरा के अस्पताल पहुंची। वह किसी और डॉक्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन रिसेप्शन पर ही उसकी मुलाकात मौसी से हो गई। मौसी ने नंदिनी का पीला और उतरा हुआ चेहरा देखकर तुरंत भांप लिया कि कुछ घड़ी पर दाग है। वह उसे खींचकर अपने केबिन में ले गई और सख्ती से पूछताछ की। नंदिनी टूट गई और उसने मौसी के गले लगकर सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि वह अबॉर्शन कराना चाहती है। मौसी मीरा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, नंदिनी, तू जानती है मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, बड़ा घर, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? एक औलाद का अबॉर्शन करवा दिया था। उस एक गलती ने उनके शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वह फिर कभी मां नहीं बन सकी। मैं आज भी रातों को उठकर उस अजन्मे बच्चे के लिए रोती हूं। मौसी की आवाज कांप रही थी। ये बच्चा आर्यन का नहीं है नंदिनी, ये तेरा अंश है। ये भगवान का आशीर्वाद है। तू इसे नहीं मारेगी। समाज की चिंता छोड़ दाच, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। मौसी के इन शब्दों ने नंदिनी के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर दी। उसके सीने में धधकती उस छोटी सी जान ने जैसे उसे पुकारा। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि वह अपनी बेटी को जन्म देगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। मौसी ने सावित्री को भी दिल्ली बुला लिया। जब सावित्री को सच पता चला तो पहले तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। बहुत रोना धोना हुआ, ताने मारे गए, लेकिन अंत में एक मां की ममता जीत गई। तीनों औरतों ने मिलकर तय किया कि वे इस बच्चे को बिना किसी आदमी के सहारे पालेंगी। नंदिनी की बेटी ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो उसका नाम तारा रखा गया। तारा के आने से नंदिनी की जिंदगी का अंधेरा जैसे छंटने लगा था। ओज को देखकर मुंबई की एक बहुत बड़ी रेस्तरां मालकिन देविका कपूर ने उसे अपने हेरिटेज रेस्तरां में शेफ की नौकरी का प्रस्ताव दिया था। यह नंदिनी की जिंदगी का वो सपना था जो वह बचपन में देखा करती थी, लेकिन इसके लिए उसे तारा को दिल्ली में अपनी मां और मौसी के पास छोड़कर मुंबई जाना था। एक मां के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़कर जाना मौत से भी बदतर था। लेकिन सावित्री और मीरा ने उसे समझाया कि तारा के बेहतर भविष्य के लिए उसे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ नंदिनी ने तारा को अलविदा कहा और मुंबई की अनजान सड़कों पर अपने सपनों को सच करने निकल पड़ गई। मुंबई का वह आलीशान रेस्तरां किसी राजमहल जैसा था। वहां की रसोई में काम करना कोई आसान खेल नहीं था। सीनियर शेफ बहुत सख्त थे और नंदिनी, जो कि कोई सर्टिफाइड शेफ नहीं थी, उसे रोज ताने सुनने पर दीदीसते थे। लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। आर्यन के धोखे ने उसे अंदर से फौलाद बना दिया था। वह दिन रात आग के सामने खदुद्दुहाई रहती, नई डिशेस बनाती और खुद को साबित करने के लिए पागलों की तरह काम करती। जो नंदिनी कभी अपने वजन को लेकर रोती थी, आग की भट्टी के सामने 18-18 घंटे काम करते हुए उसका वजन अपने आप कम होकर 60 किलो पर आ गया था। अब वह एक आत्मविश्वास से भरी, बेहद खूबसूरत और प्रोफेशनल शेफ बन चुकी थी। उसके बनाए हुए लखनवी कबाब और शाही निहारी के चर्चे पूरे मुंबई में फैलने लगे थे। देविका कपूर, जो खुद एक बेहद सख्त महिला थीं, वह भी नंदिनी के काम की मुरीद हो गई थी। जब रेस्तरां के हेड शेफ रिटायर हुए, तो देविका ने बिना किसी झिझक के नंदिनी को रेस्तरां का मुख्य शेफ बना दिया। नंदिनी की सैलरी लाखों में हो गई थी। उसने मुंबई के एक अच्छे इलाके में एक खूबसूरत फ्लैट ले लिया था और तारा को अपने पास बुला लिया था। अब तारा एक अच्छे स्कूल में जाती थी। नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दौलत, शोहरत और एक प्यारी सी बेटी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह तारा को सीने से लगाकर सोती थी, तो आर्यन की यादें एक मीठे दर्द की तरह उसके सीने में चुभती थीं। वह आर्यन से नफरत करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल आज भी उसी के लिए धड़कता था। वक्त पंख लगाकर उड़ेडिएच गया। आज नंदिनी को मुंबई आए 7 साल हो चुके थे। वह सिर्फ एक शेफ नहीं, बल्कि रेस्तरां की पार्टनर बन चुकी थी। एक शनिवार की शाम रेस्तरां खचाखच भरा हुआ था। तभी वेटर ने आकर नंदिनी को बताया कि वीआईपी टेबल नंबर 4 के मेहमान शेफ से मिलना चाहते हैं। नंदिनी ने अपने एप्रन को ठीक किया, चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान लाई और टेबल की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेहमानों पर पड़ थी, उसके कदम वहीं जम गए। टेबल पर आर्यन के माता पिता राजेश और नीता सिंघानिया बैठे थे। इतने सालों बाद भी वे वैसे ही दिख रहे थे। उन्हें भी नंदिनी को इस रूप में देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नंदिनी, तुम यहां? नीता जी ने हकलाते हुए पूछा। नंदिनी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी, मैं यहाँ की हेड शेफ हूं। राजेश जी की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्होंने नंदिनी को बैठने का इशारा किया। नंदिनी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन राजेश जी के बार बार विनती करने पर वह बैठ गई। राजेश जी ने जो कहानी सुनाई, उसने नंदिनी के दिमाग के पर खच्चे उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि उस रात आर्यन के घर पर स्नेहा बारिश से भीग कर आई थी। उसने आर्यन से मदद मांगी थी। आर्यन ने उसे तौलिया दिया और खुद किसी जरूरी काम से ऑफिस निकल गया था। नहीं दिया था। स्नेहा ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। आर्यन उस रात ऑफिस से भागता हुआ आया था, लेकिन तब तक तुम जा चुकी थी। उसने स्नेहा को उसी वक्त धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। नीता जी ने रोते हुए नंदिनी का हाथ पकड़ी एच लिया। आर्यन ने तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढा। जब तुम नहीं मिली, तो उसने खुद को फिर से एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। वह आज तक तुम्हारी राह देख रहा है नंदिनी। उसने किसी और लड़ाडैचकी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये सब सुनकर नंदिनी के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। इतने सालों की उसकी नफरत, उसका गुस्सा, सब एक पल में बह गया। उसने आर्यन को गलत समझा था। उस रात की एक छोटी सी गलतफहमी ने उनके 7 साल छीन लिए थे। नंदिनी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ रही। उसने भारी आवाज में राजेश जी को बताया कि तारा आर्यन की बेटी है। यह सुनकर आर्यन के माता पिता सन्न रह गए। उनकी आंखों में खुशी और पछतावे के मिश्रित भाव थे। नंदिनी वहां से उठकर सीधे वॉशरूम में भागी और फूट फूट कर रोई। किस्मत ने उनके साथ कितना क्रूर मजाक किया था। रात के 11 बज चुके थे। नंदिनी अपने फ्लैट की बालकनी में
खड़रिधि मुंबई की बारिश को देख रही थी। आज की बारिश उसे उसी रात की याद दिला रही थी जब वह आर्यन की जिंदगी से भागी थी। अंदर कमरे में तारा सो रही थी। नंदिनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। उसने आर्यन के माता पिता को अपना पता दे दिया था। क्या आर्यन आएगा? क्या वह तारा को स्वीकार करेगा? क्या वे दोनों कभी वापस उस पुराने प्यार को जी पाएंगे? हजारों सवाल उसके दिमाग में हथौड़े मार रहे थे। तभी अचानक डोरबेल बजी। नंदिनी के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसके कदम दरवाजे की तरफ उठ ही नहीं रहे थे। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला। बाहर दालान की हल्की पीली रोशनी में आर्यन खद्दा दिहा था। आर्यन, जो अब व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसके हाथों में लाल गुलाब का वही पुराना सा गुलदस्ता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा नंदिनी उस भयानक रात को उसके घर लेकर गई थी। आर्यन के बाल सफेद होने लगे थे। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन नंदिनी को देखते ही उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। शब्द जैसे उनके होठों पर आकर जम गए थे। 7 सालों का दर्द, तड़प और जुदाई, सब कुछ उन खामोश निगाहों में बह रहा था। आर्यन की आंखों से एक आंसू छलक कर उसके गाल पर गिरा। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने एक बार भी मुझसे सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की नंदिनी? एक बार भी नहीं। नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह टूटकर आर्यन के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आर्यन ने उसे अपनी मजबूत बाहों में झकता तो लिया, जैसे वह डर रहा हो कि अगर पक्कादाज ढीली की तो नंदिनी फिर कहीं गायब हो जाएगी। वह बार बार नंदिनी के बालों को चूम रहा था। तभी अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, मम्मा, कौन आया है? आर्यन का शरीर अचानक से अकददाट गया। उसने दरवाजे के पास खड़ी 7 साल की तारा को देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थीं। आर्यन के घुटने जवाब दे गए और वह वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने अपने हाथ तारा की तरफ फैलाए। तारा झिझकते हुए आगे बढ़ी। आर्यन ने रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हारा पापा हूं बेटा। तुम्हारा पापा? आर्यन सुबक रहा था। उस रात उस छोटे से फ्लैट में 3 अधूरे इंसान मिलकर एक पूरा परिवार बन गए थे। सारे घाव भर दिए थे। कुछ सालों बाद देविका कपूर का निधन हो गया और उन्होंने अपनी वसीयत में पूरा रेस्तरां एम्पायर नंदिनी के नाम कर दिया। नंदिनी और आर्यन की शादी हो चुकी थी। एक दिन वे लोग एक लंबी ड्राइव पर निकले। गाड़ी लखनऊ के उसी पुराने इलाके में रुकी जहां कभी नंदिनी का बचपन बीता था। सामने वही पुरानी हवेली थी जिसे आर्यन ने चुपचाप खरीद लिया था। आंगन में आज भी वही विशाल बरगद का पेड्डाच खद्दा था। नंदिनी हवेली के आंगन में पहुंची। उसने देखा कि बरगद के पेड्डाच के नीचे एक चूल्हा रखा है और आर्यन वहां खड़े होकर हंस रहा है। तारा भागती हुई पेड्डाच के पास गई। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया। ये वही पेड्डाच था जहां से उसके सपने शुरू हुए थे और आज वह अपने सपनों के शिखर पर उसी पेड्डाच के नीचे खड़ी थी। जिंदगी ने उन्हें एक पूरा चक्र घुमाकर वहीं ला खड़ा किया था। प्यार ने उन्हें तोड़ा भी और प्यार ने ही उन्हें दोबारा जोधा भी। नंदिनी ने गहरी सांस ली और मिट्टी की उस सौंधी महक को अपने अंदर उतार लिया। उसका सफर अधूरा नहीं था, वह बस एक नए मोद्दा से शुरू हो रहा था। नंदिनी और आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो, अगर प्यार सच्चा है तो किस्मत भी हार मान लेती है। वो पुराना बरगद का पेड्डा एच आज भी उनके आंगन में खड़ा है, जो इस बात का गवाह है कि असली सुकून अपनी जड़ों से जुड़ने में ही मिलता है। नंदिनी ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि अपना खोया हुआ प्यार भी हासिल किया। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में किसी को बिना उसकी बात सुने गलत समझा है? क्या कभी आपके साथ भी किस्मत ने ऐसा खेल खेला है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको नंदिनी की ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही खूबसूरत कहानियां आप तक लाते रहें।